हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया आई होप आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपने उसके नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे, उसको अच्छे से जो है पढ़ा भी होगा। जो आज वाली वीडियो का टॉपिक है वो भी बहुत ईजी है। टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसको भी जो आप अच्छे से पढ़ना, ब्रीफली समझना, ठीक है, और उसके नोट्स भी जो है प्रिपेयर करना। फिर भी अगर आपको वीडियो के बाद कुछ मन में क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं, तो आप उन डाउट्स को जो है कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसका रिप्लाई उसमें दूंगी। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। और हाँ, मेन बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, बेल आइकन को जो है प्रेस करना मत भूलना ताकि जो मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं आपको जो है टाइमली मिल सके और आप मेरी वीडियोस को जो है देख सके। चलिए, मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती, इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ जी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बार हम अपने टॉपिक को जो है रिमाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, वो तो आपको डिफरेंस से क्लियर हुआ होगा, इजी थे उसके पॉइंट्स। तो हमने और क्या पढ़ा था, हमने जो है केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हम केमिकल इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं वो पढ़ा था। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं, ठीक है, और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो हम जाके हमारे पास क्या बनती है, केमिकल इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब उस केमिकल इक्वेशन को जो है हमें बैलेंस भी करना है। कैसे करना है वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको पढ़ाते देखिए। हाँ जी, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। When मैग्नीशियम रिबन इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, हीट होता है, स्ट्रांगली जो है हीट होता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इट बर्न्स विद द डैजलिंग वाइट फ्लेम। वो किससे बर्न होता है, डैजलिंग वाइट फ्लेम से। डैजलिंग मतलब चमचमाती वाइट फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है, मतलब जब वो बर्न होना स्टार्ट होता है, और क्या बना लेता है, एक वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बना लेता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन जो है किस में हीट होता है, हीट होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब वो हीट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, डैजलिंग वाइट सी जो है एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है। डैजलिंग मतलब एक चमचमाती फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है, चमकती हुई। ठीक है, और क्या बना लेता है, वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। अब आपको क्या करना है, इसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम इजी वे में वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे वर्ड फॉर्म क्या हुआ है, मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ है, मैग्नीशियम लिख लिया हमने। मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, ऑक्सीजन को लिख लिया यहाँ हमने। ठीक है, ये तो क्या हो गए, आपके रिएक्टेंट हो गए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या किया है, पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो ये क्या हुए, रिएक्टेंट्स हुए। और रिएक्टेंट्स को हम कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसलिए जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। ठीक है, तो उनसे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या मिल रहा है, हमें एरो लगाते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था जब रिएक्शन चलती है ये एरो डिफाइन करता है जो हमारे पास रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और जो हम राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वर्ड इक्वेशन लिखी है हमने किसी केमिकल इक्वेशन को, अगर वो हमें इस पैराग्राफ वाली फॉर्म में दी है। अगर हमें इसे एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन क्या होगी, O2 होगी, और ये हमें क्या दे रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डैट मीन्स Mg और O। ये हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें बात करनी है कि इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं है। चलिए हम इसे आगे पढ़ते, एक बार आप देख लीजिए इसे ब्रीफली और नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। हाँ जी, एक बार केमिकल इक्वेशन के जो है डिफाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है,
A shorter and a faster way of representing a chemical reaction in terms of symbols and formulas of different reactants and product is called chemical equation. क्या होता है? सबसे छोटा और सबसे फास्ट वे क्या है किसी केमिकल रिएक्शन को किसके टर्म्स में लिखना? सिंबल्स और फॉर्मूलाज के टर्म में लिखना, जिसके अंदर अलग अलग रिएक्टेंट्स और क्या बने, डिफरेंट रिएक्टेंट बने और प्रोडक्ट बने, उसको ही हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं. अब देखो हमने ये लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये क्या होगी? इजी तो नहीं है, हर बार नहीं हम लिख सकते इतनी लंबी इक्वेशन. तो क्या करते हैं, इसको हम छोटा बना देते हैं और छोटी इक्वेशन लिखनी नहीं क्या होती है? फास्ट होती है. अब आप उतना बड़ा बड़ा लिखोगे इसमें आपको टाइम लगेगा, फास्ट होगा. अगर आप इसको क्या करोगे, छोटा कर दोगे, शॉर्ट में लिखोगे तो क्या होगा? ईजी रहेगा ना आपको लिखना. तो वही कह देते हैं अ शॉर्टर एंड फास्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स, यानी कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg एंड फॉर्मूलाज ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट, और अलग अलग फॉर्मूला डिफरेंट रिएक्टेंट का. जैसे इसमें रिएक्टेंट कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है. ठीक है, सॉरी सिंबल्स क्या है इसमें? प्लस, और ये यहाँ पे भी अगर कुछ डिफरेंट इसमें बनता है वहाँ पे प्लस लगता. ये एरो बन गया एक सिंबल. ठीक है, उन्हें क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. तो उनको किस पे भी प्रेजेंट करना? डिफरेंट रिएक्टेंट को सिंबल्स और इसकी हेल्प से, सिंबल्स यूज़ करके क्या करना? रिप्रेजेंट करना. उसको ही हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन. मतलब कि क्या इसका मेन रिजल्ट क्या बनता है कि इसी केमिकल इक्वेशन को अगर हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं. तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वो एक केमिकल इक्वेशन बन चुकी है. ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, क्या ये बैलेंस है? इज दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस? चलिए हम इसे पढ़ते हैं आगे. हाँ जी, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? हाँ जी, क्या ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस है? चलिए देखते हैं. बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड. जितने नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उतने ही जो है राइट हैंड साइड में प्रेजेंस होने चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन कैसी है? बैलेंस है. चलिए हम चेक करते हैं. मैं आपको भी थोड़ा ऊपर से बताऊंगी, ब्रीफली जो है हम जाएंगे पूरे इसमें. अभी मैं शुरू से बता रही हूँ आपको, मतलब थोड़ा कि कैसे हम किसी इक्वेशन को पता लगा सकते हैं कि वो बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है. ठीक है, बीच में लगा लिया. यहाँ पे लिखा हमने नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड. ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं. राइट हैंड साइड पे आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है. पहले देख लेते हैं कौन कौन से एटम्स हैं इसमें, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. ठीक है, मैग्नीशियम है एक, तो यहाँ पे Mg है और ऑक्सीजन है. अब देखते हैं मैग्नीशियम के जो है लेफ्ट हैंड साइड पे कितने प्रेजेंट है एटम्स? 1 ही है, ओनली 1. तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1. ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 2. हाँ जी, अब राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट की बात करते हैं. कितने मैग्नीशियम हैं? 1. ऑक्सीजन कितने हैं? 1. यहाँ तो इक्वल है मैग्नीशियम मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल है. लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है. डैट मीन्स ये तो अनबैलेंस है. ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी हुई? अनबैलेंस. दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस इक्वेशन. सॉरी, ये आपके पास कैसी है? अनबैलेंस इक्वेशन है. इसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं इसको हम. अनबैलेंस बोल लो या फिर स्केलेटल इक्वेशन बोल लो. ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड. चलिए हम इसे एक बार ब्रीफली पढ़ते हैं, एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए.
हाँ जी, हमें इस इक्वेशन से पता लगा है कि जो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जब नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम जो है राइट हैंड साइड पे, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। ठीक है, यही बात है। लेकिन अब हमें से क्या पता चला है कि जो हम केमिकल इक्वेशन है उसको हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन को जो है हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहली कौन सी आती है, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और दूसरी कौन सी आती है, सिंबल्स वाली इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों में प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा किस में प्रेफर करते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन में, सिंबल्स में लिखना, जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट इक्वेशन में लिखते हैं। अब जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है वो भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर इसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी नीड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, वाई, ऐसे क्यों है। चलिए हम इस बारे में पढ़ते हैं, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा होगा डेट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसमें पढ़ा था, ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाले उसमें पढ़ा था कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना तो हम अपनी मर्जी से मास को ऐड कर सकते हैं ना ही जो मास हमारे पास ऐड है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, यही हमें कहती है फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। डैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जितना मास प्रोडक्ट में प्रेजेंट है एलिमेंट्स का, कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर प्रोडक्ट है, जितना मास प्रोडक्ट का उसके अंदर प्रेजेंट है उतना ही जो मास है हैज़ टू बी टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, वो ही किसके इक्वल होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट का मास है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मास जो है राइट हैंड साइड के जो है इक्वल होना चाहिए। ना हम रिएक्टेंट्स में कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर हम उसे ऐड भी कर सकते, ऐड अगर हम वैसे नहीं कर सकते या किसी रिएक्शन के अंदर, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या कहती है, फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास रिएक्टेंट्स का लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है उतना ही प्रोडक्ट का राइट हैंड साइड प्रेजेंट होना चाहिए, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर हम उसे दूसरे लैंग्वेज में पढ़े, जितने नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उतने ही जो है राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम किसे फॉलो करना है, हमें इस कंजर्वेशन ऑफ मास वाले टॉपिक को जो हमें फॉलो करना है, इस लॉ को फॉलो करना है। इस लॉ को फॉलो करते हुए हमें केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए हम कुछ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के जो है एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि क्यों ज़रूरत है हमें बैलेंस करने की केमिकल इक्वेशन की, क्योंकि ये लॉ बने किस लिए है, रूल्स रेगुलेशन क्यों बनी होती है, फॉलो करने के लिए ना। तो ऐसे लॉज क्यों बने हैं, उनको फॉलो करने के लिए। सारे की जो केमिकल रिएक्शन हमें करनी है इस लॉ को फॉलो करते हुए इसका याद रखना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर को जो है आगे लेके चलते हैं। हाँ जी, चेक करना है कि इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन किस में प्रेजेंट है, वर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। हमें इसे क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में जो है लिखना है। कैसे लिखेंगे, जिंक, जिंक को किससे डिनोट करते हैं, Zn से डिनोट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है हमारे पास। ठीक है, अब क्या बना है इससे, जिंक सल्फेट बना है। जिंक सल्फेट को कैसे लिखेंगे हम, ZnSO4। और क्या रिवील हो रही है यहाँ से, क्या इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये हमें लिख लिया, इसको हमने एलिमेंटल फॉर्म में लिख लिया है हमने से। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो ये इक्वेशन बनी है ये बैलेंस है या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया था थोड़ा थोड़ा उससे देखते हैं।
बीच में क्या करेंगे, डिवीज़न, ठीक है, एटम्स, यहाँ पे कोई डिवीज़न, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स, एटम्स प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और दूसरा कॉलम क्या बनेगा, एटम्स प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। जिंक Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। चलिए पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स में जो है कितने एटम्स प्रेजेंट है। जिंक कितना है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, कुछ नहीं है ना, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट हैं। जिंक कितने हैं, है तो नहीं, और 1। सल्फर कितने हैं, सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। जिंक 1 जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, डैट मीन्स इक्वल। और हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, डैट मीन इक्वल। सल्फर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो यानी इक्वल। अब ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, डैट मीन इक्वल। यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि एटम्स जितने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है उतने ही आपके पास राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। तो ये इक्वेशन कैसी हुई, बैलेंस। दिस इक्वेशन इज बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन की डिफाइन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड। तो डैट मीन्स जो ये आपके पास इक्वेशन है वो कैसी है, बैलेंस है। आपको इसकी इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी जो है बैलेंस है। चलिए इसके और एग्जांपल्स हम जो है जो देखते हैं। एक और एग्जांपल आता है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। सिमिलर वही केस है, फिर से ये वर्ड इक्वेशन वाली फॉर्म में प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिखेंगे H2 प्लस Cl गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। अब हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है उतने राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। टेबल बनाएंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट्स आएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पे, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है सिर्फ। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं, 1 है। यहाँ पे कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 1। यहाँ पे कितने क्लोरीन, 1। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहाँ हाइड्रोजन 1 है, डैट मीन्स नॉट इक्वल। यहाँ पे इक्वल है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के जो है इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसी हुई, अनबैलेंस इक्वेशन हुई। दैट इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, हमें इस इक्वेशन को जो है बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है उसको जो है राइट हैंड साइड के जो है इक्वल करना होगा, तब भी जाके इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। चलिए हम इसे देखते हैं कि इसे बैलेंस कैसे करते हैं। मतलब हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी हमें जो है 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो हम देखते हैं इस टाइप की जैसी इक्वेशन होती है हम उसे कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, हाँ जी, एक और इक्वेशन देखिए, एक एग्जांपल देखिए। ये आपके पास ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो बताइए कि बैलेंस है कि नहीं है। सेम वही करेंगे, एलिमेंट्स देख लेंगे हम पहले, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पे कितने हैं, ठीक है। लिख लेते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। Fe यानी कि आयरन, H है, ऑक्सीजन है, ये 3 है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने आयरन है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड पे, देखते हैं कितने आयरन है, 3। कितने ऑक्सीजन है,
4। कितने हाइड्रोजन हैं? 2। अब यहाँ पे 1 थे, यहाँ पे 3 थे, नॉट इक्वल। यहाँ पे 2 थे, वहाँ पे 2, ये तो इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 4 इक्वेशन है। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस है। ये इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस इक्वेशन है, और हमें इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। चलिए अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगी, ठीक है। जो लास्ट इससे पहले एग्जांपल था हाइड्रोजन क्लोराइड वाला, वो आप खुद से बैलेंस करेंगे। वो इजी वाला था, ये थोड़ा टफ है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बैलेंस करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हमें फॉलो करना है। ओके, हाँ जी बच्चों, जो मैं आपको स्टेप्स लिखाऊंगी इनके नोट डाउन भी करते जाना साथ साथ, जो है आपको इजी रहेगा ऐसे, ठीक है। हमें किसी केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के यूज़ से जो है हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को जो है आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ, ठीक है। स्टेप 1 क्या कहता है? राइट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है हमें? केमिकल इक्वेशन को, जो मतलब केमिकल रिएक्शन है, उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम? आयरन प्लस टीम गिव्स मैग्नेटाइट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमने क्या करा? वर्ड फॉर्म में लिख लिया अपनी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहते हैं? राइट द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब क्या करना है? पहले तो हमने वर्ड फॉर्म में लिखी है अपनी इक्वेशन, अब उसको स्केलेटन फॉर्म में लिखना है, यानी कि अनबैलेंस फॉर्म में लिखना है। जैसे आयरन को Fe, स्टीम H2O गिव्स मैग्नेटाइट Fe3O4, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। ये हमने किस फॉर्म में लिख ली है? अनबैलेंस फॉर्म में लिख ली है, ठीक है। क्या करा है? पहले हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के यूज़ से जो है हम अपनी इक्वेशन को जो है बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में लिखना है। ये हमने वर्ड इक्वेशन लिख दी है, वर्ड फॉर्म है इसकी, वर्ड्स में लिखा है तो वर्ड फॉर्म है। अब क्या करना है? इस वर्ड फॉर्म को हमें स्केलेटल इक्वेशन में लिखना है या फिर अनबैलेंस फॉर्म में लिखना है। ये आपके 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको ये करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको ये करना है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे स्टेप्स देखते हैं हमें क्या क्या करना है इनके अंदर। हाँ जी, थर्ड स्टेप आपको क्या कहते हैं? एनक्लोज द केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला इन द बॉक्सेस। हमें क्या करना है? केमिकल सिंबल को और फॉर्मूला को जो है बॉक्सेस में रखना है। वैसे ये कंडीशन जो है ऑप्टिमल है। अगर आपको जो है बैलेंसिंग करनी आ जाती है, जो बाद में ये बॉक्सेस लगाना जो है मैंडेटरी नहीं है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन जब आप बैलेंसिंग सीख रहे हो तो उसे लगाना ज़रूरी है, ठीक है। जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएंगी बैलेंसिंग क्या है, तब ये लगाना ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं बॉक्सेस क्या हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इंश्योर द सबस्क्रिप्ट ऑफ द सिंबल और अ फॉर्मूला इज़ नॉट चेंज। ये क्या बताता है कि जो सबस्क्रिप्ट है या सिंबल है किसी भी फॉर्मूला का इस रिएक्शन के अंदर वो चेंज नहीं होगा। इन ऑर्डर टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स द सेम। ये क्या करता है कि इसकी हेल्प से, बॉक्सेस की हेल्प से जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम रहेंगे। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे? इन्हें बॉक्स में कवर कर लेंगे। Fe प्लस H2O, ये बॉक्स बना देंगे इनके सामने। क्या बन गया ये? Fe3O4 प्लस H2, ये बॉक्स लगा देंगे। अब ऐसा क्यों लगाएंगे? कई बच्चे होते हैं ये मिस्टेक कर देते हैं। जैसे आपके पास क्या है? Fe3 है, वो क्या करते हैं? इसको ऐसे लिख देते हैं 3Fe, जो कि क्या है? रॉन्ग है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये क्या है? कोफिशिएंट बन जाता है। जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना, इसका कोफिशिएंट है, हम उसको उतना काउंट करेंगे। जितने एटम्स इसके ऐसे लगे हुए हैं उतने ही ऐसे ही लगे होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? बॉक्स बनाते हैं, ताकि जो सिली मिस्टेक्स हैं बच्चे जो कर देते हैं उसको अवॉइड करने के लिए ये करते हैं, बॉक्स लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये Fe3 को आप ऐसे लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग, आपकी पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी। ऐसे आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है। सिमिलरली अगर आपके पास H2 है, H2 में ऐसे प्रेजेंट और आपने क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया, तो भी ये भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसको नहीं लिखना है। ऐसी मिस्टेक्स को जो है अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? इन बॉक्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो है आपके नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हैं वो इक्वल हो राइट हैंड साइड पे। मतलब कि आप ऐसी गलती ना करो, आप ऐसे ना करो,
ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप है जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसे करोगे तो पूरी रिएक्शन ही आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। हाँ जी, फोर्थ स्टेप देखिए क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लिस्ट बना लेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, फिर एक कॉलम बनाएंगे उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने जो है आपके राइट हैंड साइड पे प्लान जो प्रेजेंट है, कौन कौन है यहाँ पे, Fe है आपके पास, ठीक है, और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लिख लिया हमने उनको, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। उनके नंबर देख लेंगे, यहाँ पे कितने आयरन प्रेजेंट है, 1 है, कितने इधर प्रेजेंट है, 3 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 4 है। हमने इसको कॉलम में लिख लिया, इससे हमें पता लग जाता है कि इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस है, इक्वल नहीं है। अब क्या करना है, हमें इसे बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस, फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, जैसे ये रिएक्टेंट्स है आपके पास, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या करना है, डैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब देख लिया सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ना प्रोडक्ट में, इसमें इस कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। आयरन के भी यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पे 1 है, कितने ऑक्सीजन चाहिए इसको, 3 और चाहिए ना, तब भी तो ये कितने बनेगा, 4 बन जाएगा ना, मतलब 1 है, 3 और चाहिए इसको, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 इक्वल है। आयरन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 1 है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ज़्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड को उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितने आयरन है, 1 है, 3 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हमने कितने लगा दिए हैं, 3 लगा दिए हैं, ठीक है, इक्वल हो गए, 3 आयरन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, बैलेंस दोनों, ये इक्वल हो गए। हाइड्रोजन तो आपके पास इक्वल था ही, बट फिर भी देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन को। आपके पास कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको कोफिशिएंट आ गया, 4 लगा दिया, ठीक है ना, ये इसका कोफिशिएंट बना दिया, 4 लगा दिए। यहाँ पे भी कितनी है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 किया है तो हाइड्रोजन में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। हाइड्रोजन कितने बन गए, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2। कितने चाहिए हमें, 6 और चाहिए ना। तो क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड पे कम है ना, यहाँ तो पूरे हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए हैं, यहाँ पे 8 हो गए हैं, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। कितने बन गए, 8 बन गए, 8 ही यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3, राइट हैंड साइड पे भी 3, आयरन बैलेंस। बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे कितने हैं, 4 2 जा 8 लेफ्ट हैंड साइड में, 4 2 जा 8 राइट हैंड साइड में, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ये यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी कितने हैं, 4, बैलेंसिंग। तो मतलब क्या है, ये इक्वेशन कैसी होगी आपके पास, बैलेंस हो गई। अब जो मैंने लास्ट क्लोरीन वाली हाइड्रोजन क्लोरीन वाली बताई थी ना आपको इक्वेशन, वो आपको बैलेंस करनी खुद से। एक बार इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए इसे अच्छे से। हाँ जी, अब आपने इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया। अब आप खुश हो रहोगे कि हाँ हमें तो बैलेंसिंग करनी आ गई है। तो क्या आपको इस इक्वेशन को देख कर लगता है कि ये पूरी बैलेंस है या फिर इसमें कुछ कमी नहीं है। देखिए एक बार इसे लग रहा है आपको कि इक्वेशन है बैलेंसिंग, तो चलो है, ये कुछ कमी लग रही है। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या इसके अंदर हमें बताया है कि रिएक्टेंट इस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है या प्रोडक्ट आपका इस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, बोला है, बताइए, नहीं ना। तो मतलब ये है कि इक्वेशन जो है बैलेंस तो है, लेकिन क्या है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड है फिजिकल स्टेट के बारे में, ना रिएक्टेंट्स के ना प्रोडक्ट के। तो ये केमिकल इक्वेशंस कैसे हो सकती है प्रॉपर वाली, जिसमें फिजिकल स्टेट ही नहीं पता हमें कि ना किसी रिएक्टेंट का ना प्रोडक्ट का, है ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जिसे नोट डाउन कर लीजिए, कुछ सिंबल्स हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन को जो है मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए जो है यूज़ होते हैं।
देखते हैं क्या क्या होते हैं। सो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूलाज। तो उनकी जो है फिजिकल स्टेट जो है मेंशन है उनके केमिकल फार्मूलाज के अलॉन्ग विद, मतलब कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसको हम एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड में है तो एल से डिनोट करेंगे, गैस में है तो जी से डिनोट कर देंगे, और ये अपर वाला एरो दिखा देंगे जिसका मतलब कि गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास एक्वस सोल्यूशन लिया, एक्वस सोल्यूशन मतलब कि कुछ पानी के अंदर जो मिक्स है, पानी में जो सोल्यूशन बने होते हैं उनको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, उन्हें हम ए या ओ से डिनोट करेंगे। अगर डिफरेंट सोल्यूशन है डैट मीन्स जो पानी में नहीं बने हुए हैं उनको हम नॉन एक्वस लिखेंगे। अगर क्या है प्रेसिपिटेट बने हैं, प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन को होने के बाद कुछ जो है इनसॉल्युबल सॉलिड बच जाता है जो कि पानी में नहीं है, डिसॉल्व नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता, उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बने हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पीपीटी से या फिर डाउनवर्ड एरो या फिर एस से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ केमिकल इक्वेशन में हम यूज़ कैसे करते हैं। अभी हमने बैलेंस की थी ना इक्वेशन, 3Fe4 लगाया था यहाँ पे इसके, और ये 4H2। अब देख तो हमें जो पहले इक्वेशन थी वो कैसे लिखी हुई थी, उनके आगे कुछ प्रेजेंट ही नहीं था कि कौन से स्टेट में जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, कौन सी में जो है प्रोडक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे आयरन के साथ एस लगाया है, डैट मीन्स आयरन कौन सी फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में है, और H2 क्या था हमारे पास, स्टीम ली थी ना हमने, तो यानी कि ये कौन सी स्टेट में है, गैस में है, तो जी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, Fe3O4, डैट मीन्स मैग्नेटाइट बन रहा था, ये भी आपके पास किस में है, सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड किससे रिप्रेजेंट होते हैं, एस से होते हैं, और प्लस 4H2, H2 क्या है आपके पास, गैस है, इसमें इसलिए गैस लगा है, इसको हम ऐसे भी एरो से लगा सकते हैं कि गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है, गैस के लिए आप जी लगा सकते हैं या फिर ये एरो वाला साइन लगा सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक बार इसे फिर भी नोट डाउन कर लीजिए, इसके लेक्चर के बाद जो है इस वीडियो में के समझने के बाद इसे अच्छे से देखना और अपनी NCERT की बुक से भी जो है पढ़ना। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी जो इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। अगर हमारे पास एसिड है तो उसकी कंसंट्रेशन की हम बात कैसे करते हैं। अब ठीक है, दो तरह की होती हैं कंसंट्रेशन, या फिर कंसंट्रेटेड होता है या फिर डाइल्यूट होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपके पास एक बीकर है, उसमें क्या है, 19 ml एसिड है, 10 ml वाटर है। ठीक है, एक बीकर है जिसके अंदर 50 ml क्या है, एसिड है, 50 ml ही वाटर है, 50 ml एसिड, 50 ml वाटर, जिसके अंदर एसिड जो है ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में वाटर के, वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड है वो सोल्यूशन आपके पास। ठीक है, जिसके अंदर दोनों इक्वल है तो वो क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है। जिसके अंदर एसिड जो है वाटर की इसके इक्वल है तो वो डाइल्यूटेड होगा, मतलब जिसमें पानी जो है एसिड के इक्वल है तो वो डाइल्यूटेड है, जिसमें एसिड ज़्यादा है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये समझ में आ गया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी एसिड जो है प्रेजेंट है वो कंसंट्रेटेड लिखा हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CONC और डॉट लगा देंगे, डाइल्यूट है तो DIL डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये भी आपकी इंफॉर्मेटिव है, प्रेजेंट मतलब इंफॉर्मेशन जो है आप यूज़ कर सकते हो जब किसी केस में आपके पास कोई एसिड ऐसे प्रेजेंट हो। ठीक है, कंसंट्रेटेड दिया होगा तो CONC लगाओगे, डाइल्यूट दिया होगा तो DIL लगाओगे। देख लीजिए एक बार इसे अच्छे। कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, जिसके अंदर एसिड क्या होता है, ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, वो कंसंट्रेटेड होते हैं। डाइल्यूट कौन से होते हैं, जिसमें दोनों इक्वल होते हैं, जिसमें एसिड और वाटर दोनों इक्वल है, वो डाइल्यूटेड होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए पहले उसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे, मतलब पहले वर्ड में लिख लिया, स्केलेटन मतलब या फिर अनबैलेंस है हमारे पास इक्वेशन, उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मेथड आपने देख लिया था कैसे करना है। फिर उसको क्या करेंगे, मेक इट इंफॉर्मेटिव, उसको इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो क्या होगी आपकी वर्ड इक्वेशन होगी यहाँ से। अब हमने क्या किया, इसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे, यानी कि इसको अनबैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। जिंक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है। जिंक क्लोराइड बना है हमारे पास प्रोडक्ट, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली है यहाँ से। अब
ये तो क्या होगी, अनबैलेंस होगी यहाँ पे, क्योंकि जिंक कितने हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इक्वल है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब कैसी है ये, अनबैलेंस है। इसको हम बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, वही कॉलम्स बताएंगे, नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, फिर हमने क्या कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया। कैसे बैलेंस कर लिया, यहाँ जिंक 1 था, दोनों साइड इक्वल था, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 1 था, हमें 2 हाइड्रोजन और चाहिए थे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड ज़्यादा थे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होंगे रिएक्टेंट वाली साइड में, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पहले 2 थे ना, मतलब क्या है, क्लोरीन भी इक्वल हो गए, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट थे उतने ही राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट हो गए। तो ये केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस होगी यहाँ से। अब क्या करना है, इसको इंफॉर्मेटिव बनाना। अब हमें पता तो नहीं यहाँ पे कौन सी इसमें फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, ये जो एसिड है वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है, हमें नहीं पता ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। तो इंफॉर्मेटिव बनाया हमने, जिंक किस में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में है, HCl किस कैसे है, डाइल्यूटेड है, तो DIL लगा दे, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया। फिर ZnCl2 बना, ये कैसा सोल्यूशन बना है, एक्वस, मतलब वाटर में बना है ये सोल्यूशन, ठीक है। फिर आपके पास H2 क्या गैस इवोल्व हो रही है, तो यहाँ से एरो दिखा दिया, H2 गैस जो है इवोल्व हो रही है। एक बार देख लीजिए, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सारे जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, स्टेप्स लिखे हैं, एक बार आपको बता दिए, उसी के साथ में आपको एग्जाम्पल दे दिया, आपको जो है अच्छे से जो है क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर भी नोट डाउन कर लीजिए इसे, और अपनी आपकी बुक में प्रेजेंट है एग्जाम्पल, वहाँ से भी जो है नोट डाउन कर लेना, वहाँ से भी एक बार देख लेना, बाय वर्ड्स वहाँ से भी जो है पढ़ लेना, ओके। हाँ जी, थर्ड क्या है, हीट चेंजेस ऑक्यूपाइंग रिएक्शंस। अब क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, मतलब कि क्या, हम कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, कुछ में से हीट रिलीज होती हैं। ऐसी भी तो रिएक्शंस होती है ना कि मतलब उन्हें क्या करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। तो अब हमारे पास टाइप्स देख लो, केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें से हीट जो है रिलीज होती है, निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमें हीट जो है देनी पड़ती है। देखो, एक्सो मतलब एक्स से एग्जिट, मतलब क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। एनडी मतलब एन से, EN से मतलब एंट्री, EX से मतलब एग्जिट, बाहर निकल रही है। तो जिन रिएक्शंस में जो है हीट रिलीज होती है उन्हें हम बोलते हैं कि वो कौन सी रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक है। और जिन रिएक्शंस की हमें हीट अंदर देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। चलिए इनकी रिप्रेजेंटेशन देख लिए। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। इस रिएक्टेंट से जो है हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, और इसमें से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी जो है रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, हमने इसको हीट दी है, रिएक्शन के अंदर हमें हीट देनी पड़ रही है, दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारे पास हीट देने से बन रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसके अंदर जो है हीट रिलीज होती है खुद बाय खुद, हमें उस रिएक्शन को जो है हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हीट रिएक्शन में जो है इवॉल्व होती है। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जिसमें हमें रिएक्शन जो है, जिस रिएक्शन में हमें हीट क्या करना पड़ती है, देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करानी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, दोनों आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया है, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाई है, ठीक है। अब ये इक्वेशन को पहले हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, पहले तो वर्ड में लिखी होती है, वर्ड में लिखी इक्वेशन, फिर हमने इसको स्केलेटन फॉर्म में लिखी है। कैसी अनबैलेंस है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ही नाइट्रोजन है, तो क्या बना है, NO बना है, जो वहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, 1 एटम्स हैं, तो बैलेंस नहीं है। मतलब कि हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करेंगे। पहले ये N2 लिख दिया हमने, ये O2 लिख दिया, यहाँ से क्या बन गया, 2NO बन गया, 2 लगे ना, दोनों को 1 यहाँ पे 2 से, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। अब क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में उसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। अब नाइट्रोजन क्या है, गैस है, तो G लग जाएगा, ऑक्सीजन भी गैस है तो G लग जाएगा, और ये भी क्या है, गैस है। लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। या तो आप इस एरो पे हीट लगा सकते हैं, यहाँ पे हीट लिख दीजिए, या फिर आप क्या करते हैं, इनके साथ हीट ऐड कर दीजिए, प्लस करके हीट ऐसे भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर एरो के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है, गैस बन रही है, G लगाएंगे इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। हीट को आप साथ में प्लस के साथ भी लगा सकते हैं, और आप इसको एरो के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब
एक एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये क्या है, मैग्नीशियम है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ये सारी इक्वेशन मतलब ये तो मैंने आपको शुरू से बताइए कैसे होंगी। पहले एक कौन सी फॉर्म में लिखी होगी, स्केलेटन मतलब एन बैलेंस फॉर्म में, फिर आप इसको बैलेंस करोगे, फिर आप इसको क्या करोगे, स्केलेटल फॉर्म में मतलब सॉरी इसमें इंफॉर्मेटिव बनाओगे। अब क्या है, सॉलिड है यहाँ पे, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये 2MgO बना रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट में बन रहा है, और क्या हो रही है, आपकी हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपके पास। ये आपकी क्या हुई है, हीट इवॉल्व हुई है, तो मतलब कौन सी रिएक्शन है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यह आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आपने इस चैप्टर को जो है बुक से भी पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरे वर्ड जो है एनसीईआरटी के वो बोर्ड पे नोट डाउन करके बताती रहूँ। मैं आपको बता रही हूँ, आपका चैप्टर जो है पूरा चल रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने वाले वे से बता रही हूँ, ठीक है। ब्रीफली भी बता रही हूँ, लेकिन नोट डाउन जो है मैं पूरा नहीं लिख सकती बोर्ड पे, ठीक है। फिर भी आप उसे बाय वर्ड जो है अपनी बुक से रीड कर लेना और इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना, नोट डाउन भी करते रहना। यहाँ से ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको भी नोट डाउन करते रहना, बुक से भी एक बार उसे पढ़ लेना, दोनों को साथ में सामने सामने रख के दोनों को जो है देखना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्या है, अब आपके हम रिएक्शन में क्या करते हैं, कुछ ऑप्टिमम कंडीशन जो है अप्लाई कर देते हैं ताकि जो हमें प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे पहला एग्जांपल आपके पास है, क्या है कि रिएक्टेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में, हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर दे दिया, कैटलिस्ट लगा दिए, तो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। कैटलिस्ट के बारे में आपको ब्रीफली बताती हूँ मैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रिएक्टेंट है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में कराया तो प्रोडक्ट बन रहा है सनलाइट। और ये क्या लिखा हुआ है, एच, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, इसे सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सनलाइट लगा दिए हमने, ठीक है। अब क्या करें, रिएक्टेंट्स को हमने हीट किया, अब हीट दिया मतलब कि हीट करते हैं, और इसको ऐसे डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल, हीट को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। फोर्थ क्या है, हमने रिएक्टेंट्स को क्या करिए, इलेक्ट्रिसिटी दी है, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारे पास रिएक्शन बन रही है। तो मतलब क्या, हमने कुछ कंडीशंस जो है इन रिएक्टेंट के ऊपर अप्लाई कर दी ताकि हमें जो है यील्ड मिल सके, हमें प्रोडक्ट मिल सके। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और हमको क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है। पहले तो क्या करना है, इसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अमोनिया, ठीक है। यह आपके पास क्या होगी, वर्ड फॉर्म में होगी। पहला स्टेप तो यही आता है ना। फिर क्या करते हैं, इसको स्केलेटल फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने क्या लिखी है, स्केलेटल फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितनी है, एलिमेंट्स देख लेंगे हम कितने हैं यहाँ पे पहले, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और राइट हैंड साइड पे कितने प्रेजेंट, अब देखते हैं। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, अमोनिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, N और H। कितने प्रेजेंट है नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हैं। राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन 2 थे, यहाँ पे 6 हो गए। अब आपने यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नाइट्रोजन कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 2 6, ये कितने हो गए हैं, 6 हो गए। यानी कि इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस होगी। अब ये इक्वेशन आपके नंबर ऑफ एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या हो गए, इक्वल आ गए यहाँ से, ये बैलेंस होगी आपके पास इक्वेशन। अब हमें क्या करना होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, इसे इंफॉर्मेटिव बनाना होता है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस वाला सिंबल लगा दिया, हमने देखा था, मैंने आपको बताया। अब हाइड्रोजन भी कैसी है, गैस है, गैस लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमने क्या करना है, इस रिएक्शन में ऑप्टिमम कंडीशंस अप्लाई करनी है कि जो ये रिएक्शन है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रही है,
200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रही है, हमने कंडीशन लगा दी। और कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है? आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस की में हो रही है। और क्या मिल रहा है? अमोनिया मिल रहा है, वो भी हमारे पास क्या है? गैस है। तो ये हमारे पास स्टेप्स आते हैं कि कुछ हम जब ऑप्टिमम कंडीशंस जो है अप्लाई करते हैं किसी रिएक्शन पे, तो हमारे पास ये सब बनता है। एक बार इसे अच्छे तरह से देख लीजिए। आपको मैं बताती हूँ ब्रीफली कि कैटलिस्ट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ताकि आपको जो है अच्छे से जो है क्लियर हो। इसे नोट डाउन कर लीजिए। जी, व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कैटलिस्ट क्या होते हैं एक एग्जांपल से, जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, आपके पास क्या है? एक पर्सन ए है, ठीक है, और एक पर्सन बी है। पर्सन ए है और पर्सन बी है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। अब क्या होता है? पर्सन 3 मतलब पर्सन सी आ जाता है। ये पर्सन सी आ गया इनके पास। ये पर्सन सी जाके कान में बोलता है कि ये बी पर्सन तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, ठीक है, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो क्या करता है? इसने इसको आगे बोल दिया, ठीक है। ये पर्सन दोबारा से किसके पास जाता है? पर्सन बी के पास भी जाता है और उसको भी कहता है कि हाँ ये तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इनकी इसने इसको बोल दिया, इसको भी बोल दिया। अब दोनों को क्या कर दिया? भड़का दिया आपस में कि ये क्या करे? और लड़ाई करें। फिर ये पर्सन और ए और बी दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, और ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, मोर फाइट कर रहे हैं। क्या कर दिया इसने? पर्सन सी जो आया एक, इसने क्या कर दिया? ए को क्या हुआ? इसने बोला कि बी तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, बुरा बुरा। तो ठीक है, सिमिलरली किसके पास गया? बी के पास भी गया और उसको भी इसने जाके बोल दिया कि ए तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। तब क्या हुआ? इनकी फाइटिंग का रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना। ये और ज़्यादा लड़ाई करने लग गए, है ना, बहुत ज़्यादा लड़ने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन सी ने क्या किया? इसके कान, इसको भी बोला आके, इसको भी आके बोला कि तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था। अब क्या करते हैं? एक यही पर्सन फिर क्या करता है? को काम डाउन कराने के लिए फिर इसके बारे में अच्छी बात बोलता है, कहता है पर्सन बी ने तेरे बारे में ऐसा नहीं बोला। तो ये थोड़ा शांत हो जाता है। ए पर्सन क्या होता है? शांत हो जाता है। सिमिलरली ये इसको भी बोलता है कि नहीं, ए ने तेरे बारे में ऐसा नहीं बोला। तो ये भी क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है। तो ये क्या होता है? लेस फाइट। इनका रेट क्या हो जाता है? लड़ाई करने का डिक्रीज़ हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? जिस इंटेंसिटी से ये पहले लड़ रहे थे, मतलब रेट इनकी स्पीड जिस इंटेंसिटी से पहले थी, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट क्या है? इधर कैटलिस्ट कौन सा है? कौन है कैटलिस्ट? ये है पर्सन सी कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये इसको कुछ जाके बोल रहा है, इसको कुछ जाके बोल रहा है। इनकी लड़ाई का रेट क्या हो गया? बढ़ रहा है। फिर दोबारा से ये आया है, क्या कर रहा है? फिर कुछ अच्छी बात बोल रहा है कि बी ने तेरे बारे में एक अच्छी बात बोली है। फिर क्या कर रहा है? इनके रेट को, लड़ाई को, उतने को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को देखना कि जो रिएक्शन का रेट है वो कैसा है, या वो बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज है। इस कैटलिस्ट का काम क्या करता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को देखने में काम करता है। या तो ये रेट को, स्पीड को रिएक्शन की क्या करता है? बढ़ा देता है, या क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना। चलिए मैं आपको इसकी डिफाइन बता देती हूँ। क्या होता है कैटलिस्ट? जो या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। आई होप इस एग्जांपल से जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैटलिस्ट होते क्या हैं। एक बार मैं इसकी जो है डिफाइन भी आपको बता देती हूँ। हाँ जी, कैटलिस्ट की डिफाइन क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करते हैं? या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, बट विदाउट इट सेल्फ बींग कंज्यूम्ड इन टू द रिएक्शन। लेकिन अपने आप रिएक्शन में नहीं चल जाते। अब ए और बी पर्सन वाली बात बताई, उन्हें सी ने आके क्या किया? भड़काया। सी खुद तो लड़ाई नहीं करने लग गया ना, खुद तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ उसने क्या किया है? बढ़ाया है, काम किया है। आग लगाने वाला काम करते हैं जैसे कई लोग, तो वो काम किया है उसने, ठीक है। लेकिन वो खुद तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो गया ना। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? सिर्फ वो रेट को, स्पीड को रिएक्शन की बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर जो है खुद नहीं जाते हैं, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ
मतलब 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, विच इंक्रीज द रेट, जो कि क्या करते हैं बढ़ाते हैं रेट को, और विच डिक्रीज द रेट, जो क्या करते हैं रेट को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं, लेकिन अपने आप रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, जो कि रेट को बढ़ाते हैं और रेट को घटाते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको आई होप आपको जो है अच्छे से जो है वो क्लियर हुआ होगा, और आपने जो है नोट्स भी उनके बनाए होंगे, साथ साथ समझा होगा, साथ साथ उसको नोट डाउन किया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है जो मैंने आज के टॉपिक में पढ़ाया है, उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, 3rd वीडियो आएगी, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले जो कमेंट्स में आपके डाउट्स वाले क्वेश्चन होंगे उनको बताऊँगी। ठीक है, और ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए रिएक्शंस है, बैलेंस करके देखना, ट्राई करना इसको। ठीक है, और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसको फॉलो करना, आप इसे जो ईजिली हैं वो कर पाओगे। ठीक है, और आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। ठीक है, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मैं वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है आपको समझाने के लिए, तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और बेल आइकन को जो है प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको मेरे चैनल की वो जो है मिलती रहे। ठीक है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, और मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो है पहली वीडियो का जो लिंक प्रेजेंट है, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी पहले वो जाके पहली वीडियो देखे, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रेजेंट है, उस टेलीग्राम चैनल को जो है उसको भी आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक प्रेजेंट है, इंस्टाग्राम पे जाकर भी जो है आपको हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वो भी करना है आपको फॉलो, और अपने जो है पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेंसिडिटी और कोरोजन। 2 वीडियोज़ आएंगी, ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को जो है साथ साथ पढ़ते रहिए। ओके, ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।